एवरीवन, मैं हूं कुमार संजय सर। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। काफ़ी लंबे गैप के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहा है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि भी हमारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था इसी मंथ में, मई में, वो पोस्टपोन होकर के अब जुलाई में चला गया है। तो जो लोग टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे थे, और स्पेशली वो लोग जो हैं स्पेसिफिकली टीजीटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और कुछ लोग जो हैं बेसिकली बस कह सकते हैं वो पीजीटी के देख रहे थे, बाकी तो सब टीजीटी पे थे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है और टीजीटी का हम सिलेबस इतनी बार रिवाइज कर ही चुके हैं। हमको नहीं लगता कि जो सीरियस कैंडिडेट होगा उसको कुछ बचा होगा। और वैसे भी टीजीटी में आपको क्या ही करना है, केवल 2 ही राइटर आपको एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली उनमें भी इतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं, है ना। बाकी जितना ज़्यादा टीजीटी में आता है वो आपका लर्निंग पोर्शन है, तो लर्निंग पोर्शन वो आपका पीजीटी में भी काम करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी जितना भी 1 महीने में आप कर पा रहे हैं तो पूरा पीजीटी पे फोकस कीजिएगा। हो सकता है कि आप बेहतर कर जाएं और आपका पीजीटी में हो जाए, क्योंकि जब आप मान लीजिए टीजीटी में आपका सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद में भी जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको एक एहसास जरूर होगा कि काश हम पीजीटी की तैयारी किए होते और हम पीजीटी बन गए होते। या फिर ऐसा नहीं कि आपके पीजीटी की तैयारी ही ना करें, ये भी है। क्योंकि जो माहौल होता है ना गवर्नमेंट कॉलेज का, वहाँ पर आपको एहसास कराया जाएगा कि आप टीजीटी हैं, भले आपके पास कितना भी नॉलेज हो। तो पीजीटी का एक अपना जो है लेवल रहता है, ये चीज़ आपको समझनी है। जितना हो सके ध्यान दीजिए पीजीटी की तरफ। 17 हमारे राइटर हैं, और पीजीटी में लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करना है हमें है, और टीजीटी में ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो ओबियसली टीजीटी में तो आप कर ही चुके हैं, पीजीटी में आप अच्छे से जितना टाइम बचा हुआ है 1 महीना, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं लगातार करते रहेगा, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस आप करते रहेगा। आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, टेस्ट सीरीज नंबर 4 होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में 110% मैं बता रहा हूँ, जब आप बोर्ड एग्जाम जो अपना एग्जाम देंगे आप पीजीटी का, तो 110% आपको ये क्या 2 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से मिलने वाले हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में होगा ही। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीएस इलियट। टीएस इलियट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये नॉट वाला ध्यान रखना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज अ फेबल फॉर फेस्टर। तो हाँ जी, ये बिल्कुल बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है ये तो। दूसरा, ही स्टडीड एट हार्वर्ड कॉलेज फ्रॉम 1906 टू 1919, ये भी सही है। 1906 से ही 1909 तक हार्वर्ड में पढ़े होते हैं। फिर कह रहा है ही अटेंडेड लेक्चर्स बाय हेनरी वर्गसन, द लीडर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। तो ये क्या इन्होंने जो है हेनरी वर्गसन के लेक्चर को अटेंड किया? तो बिल्कुल किया। और आप जानते हैं हेनरी वर्गसन जो कि क्या है, लीडर हैं प्रॉब्लम प्ले के। बाकी लिखा है 1911 से लेकर के 1914 तक ही वॉज बैक एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडिंग इंडियन फिलोसफी एंड संस्कृत एंड उपनिषद। तो देखो, ये देखने में लास्ट वाला आपको सही लग रहा होगा। तो उपनिषद का जो है इन्होंने पढ़ाई नहीं किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, बाकी फिलोसफी और संस्कृत दोनों था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। आगे चलने पूछा जा रहा है इन विच वर्क एलियट आर्ग्यूज दैट आर्ट मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन वैक्यूम बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस पीस ऑफ आर्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि इलियट के इस वाले कौन से वर्क में आर्ग्यू करते हैं कि जो आर्ट होती है बेसिकली उसको किसी वैक्यूम में नहीं समझना चाहिए, बल्कि कोई पीसेस है, किसी चीज़ को इंसिडेंट हुई है उसकी जो है कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को मैं समझना चाहिए। तो क्या वो मेटाफिजिकल पोएट्स में है, या फिर ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट में, या फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में, या फिर सेक्रेड वुड में? क्या इसका आंसर हो सकता है, देख के बताइए। ये तो आप पढ़े होंगे, वैक्यूम वाला बहुत साइंटिफिक है, साइंटिफिक चीज़ें किसमें बताई गई हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है इन विच मैगजीन रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट वॉज पब्लिश्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है कि इनका जो वर्क है टी.एस. एलियट महोदय का, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, ये किस वाले मैगजीन में आता है? क्या वो इगोइस्ट में आता है, ब्लास्ट में आता है, क्राइटेरियन में आता है, या फिर यूरोपियन मैगजीन में आता है? तो क्या इसका आंसर होगा? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लास्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, 2025 के लिए इसको लगा के रखेंगे, ठीक है जी। ये कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। चलिए, अब अगला पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइमिंग वाज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट। इसको जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। ये प्रश्न पूछ रहा है कि रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट जो एक टी.एस. इलियट महोदय जी की पोएम है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के टाइम जो है मेंशन किए गए, उनमें से कौन सा टाइम मेंशन नहीं है? क्या 12 बजे 12 AM दिया है, 1:30 AM है, 2:30 AM है, 5:30 AM है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी,
5:30 AM नहीं दिया गया, बाकी सबके सब सही है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और टफेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न में आएगा, पेपर में पूछा जाता है, तो किसी को पता नहीं होगा। जो लोग हमारे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं केवल उन्हीं को पता होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन हैं वो खुद अपने आप डिजाइन करते हैं, कोई फर्जीवाड़े वाले क्वेश्चन नहीं है। चलिए, कट पेस्ट नहीं, इसमें सब ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। इसमें पूछा गया है कि इन विच मीटर द प्रिल्यूड्स, जो कि टी एस इलियट्स का है, किस में लिखा गया है? क्लोज कपलेट में है, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, या हीरोइक स्ट्रेंजा में? तो आंसर हो जाएगा सी, फ्री वर्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिकली जितने भी मॉडर्न राइटर हैं मोस्टली उन्होंने फ्री वर्स में ही लिखा। अगर नहीं भी पता हो तब भी आप तुक्का इसमें लगा सकते हैं। चलिए जी, आगे पूछ रहा है कि हम भैया जो है कितने सेक्शन है इसमें प्रिल्यूड्स में, तो अब इसलिए आपको बताना है 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, क्या है? प्रिल्यूड में कितने सेक्शन है बताइए जल्दी फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर है 4। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं कि पहला बता रहा है कि द पोएम रिलेट्स द वेरिंग थॉट्स ऑफ इट्स करेक्टर इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब इसमें जो करेक्टर आपका है प्रूफॉग, तो उसके वेरिंग थॉट्स को इसमें दिखाया गया है थ्रू द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के माध्यम से। तो यार ये तो सही आंसर लग रहा है हमको, बिल्कुल सही है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द जून 1919 इशू ऑफ पोएट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्ष। क्या जो है अब मैगजीन ऑफ वर्ष में 1915 में 1919 में आता है क्या ये? सी वाला ऑप्शन है, इलियट गेव द पोएम द सबटाइटल प्रूफॉग अमंग द वीमेन। इलियट ने, जो आप सबटाइटल देख रहे हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉग, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या प्रूफॉग अमंग द वीमेन था? तो देखिए आप, लास्ट है एलियट कॉल्ड द पोएम अ लव सॉन्ग इन रेफरेंस टू रुडयार्ड किपलिंग्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। तो क्या आंसर होगा? मतलब डी वाला आप समझ ही रहे हैं कि भाई इलियट ने क्या इसको लव सॉन्ग बोला है इन रेफरेंस टू रुडयार्ड किपलिंग का जो वर्क था द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। तो क्या ये उससे इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने लव सॉन्ग उसको बोला है? तो ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये 1919 नहीं है बल्कि 1915 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये मैगजीन आपको याद रखनी, इसमें ये प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है। तो मैगजीन ऑफ वर्ष में बोले सो है, बाकी सब कुछ सही है इसमें। अब यहाँ देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ टी एस इलियट एपिग्राफ कम्स फ्रॉम दांतेस परगेटोरी। परगेटोरी में से कौन सा जो है मतलब ये पोएम दी गई है वहाँ से एपिग्राफ इसका लिया गया है? क्या वेस्टलैंड है, या लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉग है, या फिर रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट है, या फिर जनोशन है? तो आंसर हो जाएगा बी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉग। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जेरनसन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। ये भी आपकी पोएम का है, इलियट महोदय का है। इलियट महोदय जो है एक बड़े राइटर हैं, आपको पता ही है, और अक्सर कर वहाँ से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए इलियट के इसमें जो है क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया द टाइटल इज ग्रीक फॉर लिटिल ओल्ड, मतलब जो आप जेरनसन देख रहे हैं वो ग्रीक से लिया गया, जिसका मतलब होता है लिटिल ओल्ड मैन। तो यार ये सही बात है। एंड द पोएम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये भी सही है। तो ये देखो, ये भी फैक्ट आपके अंदर ही है। जेरनसन का मतलब होता है लिटिल ओल्ड मैन, दूसरा ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो है ये भी सही है। जेरनसन डिस्कस द थीम ऑफ रिलीजन सेक्सुअलिटी, क्या इसमें थीम जो है रिलीजन की और सेक्सुअलिटी की दिखाई गई? तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर देखते हैं एलियट कंसीडर्ड इंक्लूडिंग द पोएम एज अ प्रीफेस टू द वेस्टलैंड। हाँ बिल्कुल सही बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज अ प्रीफेस टू द वेस्टलैंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेरनसन। तो ये जो है बेसिकली एज अ प्रीफेस टू द वेस्टलैंड कंसीडर किया था इलियट महोदय ने, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बचा डी, डी ऑप्शन गलत होगा, लेकिन क्या गलत है उसको देख लो। तो यहाँ लिखा है जेरनसन ओपन्स विद एन एपिग्राफ फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ये गलत है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल से नहीं बल्कि मेजर फॉर मेजर से जो है जेरनसन का टाइटल लिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है जी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आप में से कोई टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वॉल्ट विटमन, वॉल्ट विटमन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो वॉल्ट विटमन वॉज बॉर्न ऑन मई 31, 1832 में इन द वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क। बी ऑप्शन में विटमैन लेटर वर्क एज अ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में उन्होंने काम किया। ही वर्कड इन स्टार इन ब्रुकलिन न्यूज़पेपर, क्या स्टार ब्रुकलिन न्यूज़पेपर में काम किया? ही वॉज द फाउंडर ऑफ लॉन्ग आइलैंडर, तो क्या वो फाउंडर है लॉन्ग आइलैंडर के? तो यार ये भी सही है। लाइब्रेरियन भी थे, स्टार और ब्रुकलिन जो न्यूज़पेपर तो उसमें भी काम किया, और लॉन्ग आइलैंडर के जो हैं ये फाउंडर भी थे।
तो गलत क्या है, गलत ये डेट है 1832 नहीं बल्कि 1819 होना चाहिए, और आपको पता है 1892 इनकी डेथ हुई थी। और बाकी इज द फादर ऑफ फ्री पता ही होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लीव्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में कौन सा सही नहीं है, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्राफ्स वाज पब्लिश्ड जुलाई 4 1855, ये तो सही है आंसर यार। द पोएम हैज इट्स बिगिनिंग इन एन एसे बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन कॉल्ड द पोएट। जो आप लीव्स ऑफ ग्राफ देख रहे हैं बेसिकली इस पोएम की बिगिनिंग होती है राल्फ वाल्डो का एक वर्क है उसके थ्रू। तो क्या वो वर्क द पोएट है? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके वर्क से लीव्स ऑफ ग्राफ्स की शुरुआत होती है तो राल्फ वाल्डो इमर्सन, ये आपको नाम याद रखना है। फिर पूछा जा रहा है सी ऑप्शन में द फर्स्ट एडिशन वाज वेरी स्मॉल एंड कलेक्टेड ओनली 12 अननेम्ड पोएम्स, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। पहला वाला जो बहुत छोटा था और उसमें केवल जो है 12 जो है अननेम्ड पोएम्स आई थी। चौथा डेथ विद एडिशन जो है क्या उसको 1867 में बोला जाता है, तो ये गलत है, 67 नहीं है बल्कि 1891 और 1892 माना जाता है इनका। आगे बढ़ते हैं। यह पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय वॉल्ट विटमैन, तो अभी हमने उन पीछे देखा ही है वॉल्ट विटमैन के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर फाउंड किया गया था, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में पकड़ ही सकते हैं द लॉन्ग आइलैंडर, ठीक है। आगे देख रहे हैं आप यहाँ पर पा रहे हैं कि हु वाज द एडिटर ऑफ अरोरा एंड फ्रॉम 1846 टू 1848 ही वाज द एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल। तो अरोरा का जो है रहे हैं और बाकी ब्रुकलिन जो है ईगल के भी ये एडिटर रहे हैं। तो कौन है? ऑब्वियसली इसका नाम समझ रहे हैं ब्रुकलिन ईगल, तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, फटाके से मार दो वर्ल्ड विटमैन जहाँ देखो, डी आंसर हो जाएगा इसका। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा रहा है किस पॉलिटिकल पार्टी से वॉल्ट विटमैन जी एसोसिएटेड थे, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। फ्री सॉइल पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, पॉलिटिकल अलायंस पार्टी है, या फिर फ्री ह्यूमन पॉलिटिकल पार्टी, तो आंसर हो जाएगा ई फ्री सॉइल पार्टी। ये 2025 के लिए लगा लो, ठीक है जी, आएगा। यहाँ पूछा गया हु रोट लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक इंगल, जो कि क्या है एक ऑटोबायोग्राफी है। तो पहला तो एक पॉइंट ये है आपसे पूछा जाता है लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक इंगल ये क्या है, बायोग्राफी मेमोयर है या फिर ऑटोबायोग्राफी है, तो आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। अभी लिखा किसने है, तो इसलिए इसको किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने, तो आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट इज द जनरल लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक इंगल, जो अभी पीछे देखा था बेसिकली इसका जनर क्या है, ये क्या है, क्या ये डिटेक्टिव नॉवल है या सिटी मिस्ट्री नॉवल है या फिर फायर सेल नॉवल है या साइंटिफिक नॉवल, तो आंसर हो जाएगा अ सिटी मिस्ट्री नॉवल, ठीक। ये 2025 के लिए लगा लो, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा हमारे एग्जाम में। यहाँ पर देख रहे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैड नोम डी प्लम, मतलब निकनेम क्या है, इसमें कौन सा ऐसा राइटर जिसका निकनेम मोस्ट वेल्सर है, कमला दास, निस्सिम स्केर, फॉकनर विटमैन, तो आंसर हो जाएगा डी वॉल्ट विटमैन। इसको भी 2025 के लिए हम लगा के रखेंगे, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन इज बेस्ड ऑन अमेरिकन सिविल वॉर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। अमेरिकन सिविल वॉर के ऊपर कौन सी पोएम बेस्ड है, वीट वीट ड्रम्स या लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या डेमोक्रेटिक विस्टा, तो आंसर हो जाएगा ए वीट वीट ड्रम्स, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट में ये लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप, देखिए क्या लिखा है। यहाँ पूछा जा रहा है फर्स्ट एडिशन जो है लीव्स ऑफ ग्राफ्स का वाज पब्लिश्ड ऑन जुलाई 1855 हैज इट्स बिगिनिंग विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन भी बना दिया, अभी आपको बताया था राल्फ वाल्डो इमर्सन के किस वर्क से इसकी शुरुआत होती है, तो आपको पता ही होगा द पोएट्स, ठीक। आगे देख रहे हैं पूछा गया कि भाई कितने पार्ट हैं ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल टैलेंट में, तो अभी इसलिए इसके पार्ट कितने, 4 5 3 7, तो आंसर हो जाएगा 3। देखो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, ठीक है। लास्ट में क्या है, कंक्लूजन। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं आपको बताना है जो कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिशन का बेसिकली ये कैसा दिया गया, निगेटिव में है पॉजिटिव में क्या है, ठीक। और बाकी आपको पता ही है 1919 में आता है ये, और बाकी इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, अभी मैं पीजीटी का सेशन चला रहा हूँ,
तो उसमें मैंने ये बताया था। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो है मतलब कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें ये लाइन है कि गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज रंग विद द वर्ल्ड। तो इसलिए बहुत वर्ल्ड फेमस लाइन है ये, तो ये इसलिए इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, टेस्ट से है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स, जो कि फ्रेड्स नीचे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो वहीं से एक जो है प्रेसिडेंट इमोर्टल एक टर्म आता है, वो किस वाले वर्क में जो है आपको देखने को मिलेगा, थॉमस हार्डी के, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। या पूछा गया है द स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी, मतलब इसमें से जो है किसने लिखा है, ऑप्शन में देख के बताइएगा जल्दी फटाफट, बहुत सिंपल सा है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। ये लगा लो, हो सकता है पेपर में आ जाए, पर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है, ये बड़ा राइटर आ सकता है। विच आर द फॉलोइंग वर्क वोर द टाइटल द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, तो कौन सा उसमें होगा, ये फेमस ही है, लगा लो द मैन ऑफ कैस्टरब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसका कंप्लीट टाइटल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री का है आ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, तो ये सही है। देखो याद रखना, आपको पता ही है कि ये फुल टाइटल भी हमसे पूछा जा सकता है, तो आ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, ये हमें याद रखना है। द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज टेकन फ्रॉम अ सॉन्ग इन एज यू लाइक इट, तो आपको बताना है भाई अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो इसका टाइटल जो सॉन्ग है, क्या वो एज यू लाइक इट से लिया गया है। ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं हार्डी ओरिजिनली थॉट ऑफ सिंपल कॉलिंग इट द मेलेस्टोइक क्वायर, या फिर हार्डी ने इसका टाइटल दिया था मेलेस्टोइक क्वायर, ये भी सही है। क्या ये 1874 में आता, नहीं ये 1874 में ही बल्कि 72 में आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब सही है। अब इस तरीके से आपसे आ सकता है, अगर आपको पता है कंप्रीहेंसिव वे में तो आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप कंप्रीहेंसिव वे में पढ़िएगा, ठीक है जी, डिटेल से थोड़ा सा, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे बल्कि इसी तरीके से पूछे जाते हैं। इसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है थॉमस हार्डी जी के बारे में, तो आपको पता ही होगा ये। देखो भाई, यहाँ पूछा थॉमस हार्डी वाज बोर्न ऑन 2 जून 1840 में, सही है यार। हाया बकम्पटन डॉर्चेस्टर में यहाँ पर पैदा हुए थे। हिज फादर वाज अ स्टोन मैसन थे पापा इनके, सही हैं। इन्होंने अपना जो है करियर शुरुआत किया एज ए पोएट से, और इन्होंने एंड किया था ड्रामाटिस्ट है, तो नहीं ये पोएट ही यहाँ रहेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट रहता है, कन्फ्यूजन है, तो आप याद रखिएगा बस पोएट ही है, ठीक। बाकी को मैं लिवर नहीं, बाकी जो जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। चलो, हाँ, यह पूछा जा रहा है कि द डार्कलिंग थ्रस्ट इज अ पोएम बाय थॉमस हार्डी, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है। बेसिकली द डार्कलिंग थ्रस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है, तो ये वाला पेपर में आ सकता है। इसका टाइटल पूछा गया क्या है, बाय द सेंचुरीज डेथ बेड है, या फिर बाय द लेट सेंचुरी डेथ बेड है, या फिर बाय द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी डेथ बेड है, या फिर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी डेथ बेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द सेंचुरीज डेथ बेड, ये इंपॉर्टेंट। यह पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट अ वॉर पोएम बाय थॉमस हार्डी, वॉर पोएम में से कौन सी नहीं है। ड्रमर होज है, टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द नेशंस है, द मैन ही किल्ड है। आंसर हो जाएगा डी, अ कंप्लेंट नहीं है, इट्स नॉट अ वॉर पोएम। इसको पढ़िए और देखिएगा, इसमें मतलब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय थॉमस हार्डी स्टार्ट्स विद द एपिग्राफ इज फ्रॉम, इसका ऐसा कौन सा वर्क है जिसका एपिग्राफ जो है वो रिचर्ड क्रॉशा के वर्क जो है जिसका नाम है लफ्स होरोस्कोप वहां से लिया गया। जल्दी देखो, जल्दी बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा टू ऑन अ टावर, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज वर्क, मतलब कौन सा सब टाइटल सही से मैच नहीं है। तो डिस्परेट रेमेडीज का टाइटल है अ नॉवेल, सही है यार। द हैंड एंड ऑफ एथलबर्टा का टाइटल है कॉमेडी इन चैप्टर, ये भी सही है। पब्लिकेशन डेट भी लिखिए, मैच करवा सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है। जितने भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। एक थॉमस हार्डी के सारे वर्क का डेट याद होना चाहिए, दूसरा चार्ल्स डिकेंस का सारे वर्क का आपका डेट याद होना चाहिए ये, और तीसरा जो है आपका मुल्क राज आनंद, इन तीनों के वर्क की डिटेल जो है पता होनी चाहिए डेट के साथ में, क्योंकि इनसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बड़े राइटर हैं, ठीक। बाकी अब पेयर ऑफ ब्लू आइज जो है वो नोबेल है, ये भी सही है। तो लिखा है द वेल बिलव्ड स्केच ऑफ टेम्परामेंट इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी कुछ नहीं है, केवल टेम्परामेंट तक है, बाकी सब सुपरफ्लूअस है, ठीक। ये आपको याद रखना, तो आंसर हो जाएगा डी। दूसरी बात याद रखना, आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा नोबेल है जो बेसिकली पैसिमिस्टिक नहीं माना जाता है, केवल एक ही मात्र नोबेल थॉमस हार्डी के द्वारा
जिसको जो है ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है। ठीक, फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड वुडन क्राउड, ये किसी किताब में लिखा हुआ हम मानते उनते नहीं है, समझ में आई बात, ये मत बोल देना हमको। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था द स्टडी ऑफ पोएट्री, पता ही आपको है, ठीक है, एज एन इंट्रोडक्शन एंड 1880 एंथोलॉजी कॉल्ड। देखो याद रखना, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, ठीक है जी, तो ये सीधा क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ये जो हम टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं हम अपने यहाँ पर करा चुके थे अपने पीजीटी वालों को, ठीक है, और अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया था कि द स्टडी ऑफ पोएट्री कब आता है, तो यही हो गया 1880, यहाँ सीधा लिखा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, द इंग्लिश पोएट्स। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में सही नहीं है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड क्या रिप्रेजेंटेटिव बॉयज थे विक्टोरिया के, बिल्कुल सही आंसर है। 1851 में क्या उनको अपॉइंट किया गया था इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, तो बिल्कुल किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। ये याद रखना, ये पेपर में प्रश्न भी आ सकता है कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने कब बनाया गया था, 1851 में। अगला पूछा जा रहा है 1866 में अर्नोल्ड को अपॉइंटेड किया गया था ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री का, तो ये गलत है, 60 नहीं होगा, ये 57 है, 1857। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। बाकी 1870 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको जो है एक PCL डिग्री प्रोवाइड कराया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी जितने फैक्ट इसमें दे रखे हैं उसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगला पूछा गया डिस्कवरीज इन अमेरिका एंड सिविलाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, किसने लिखा है, तो क्या किसने लिखा होगा, विलियम फॉकनर है, फ्रॉस्ट है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। अगला लिखा है कि मैरोव एक जो कि ट्रेजिडी है मैथ्यू आर्नोल्ड जी के द्वारा, वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, सोफोक्लियन ट्रेजिडी है, सिनेसन ट्रेजिडी है, एरिस्टोटेलियन ट्रेजिडी है, या फिर होमर, तो आंसर हो जाएगा ई, सोफोक्लियन ट्रेजिडी। अगला पूछा जा रहा है इनमें से जो है कौन सा राइटर द स्टडी ऑफ पोएट्री में इंक्लूड नहीं किया गया था, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली एंड डन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन डन को इंक्लूड नहीं किया गया था। विच ऑफ द, यहाँ पूछा गया कि इन विच वर्क दिस स्टेटमेंट occur, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है कहाँ आपको देखने को मिलता है, द वर्ड शी सैट इन लाइक अ वर्निश थ्रोन। देखो थोड़ा सा मॉडिफाइड है ये, वैसे तो आपको पता है कि ओरिजिनल लाइन कहाँ की, एंटोनियो क्लियोपाट्रा की है, इनका आंसर हो जाएगा बी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। बाकी यहाँ पूछा गया कि कल्चर एंड एनार्की को बेसिकली द वाइजेस्ट एंड द वीटिएस्ट ऑफ हिज लॉन्गर प्रोज वर्क बोला है, मतलब थोड़ा सा बुद्धिमानी से भरा हुआ ये कल्चर एनार्की वर्क है, ये किसने ऐसा बोला है, तो आंसर हो जाएगा डी, जेडी जम। यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा अवार्ड जो है बेसिकली कमला दास को नहीं दिया गया था। 1988 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला, तो मिला, बिल्कुल सही है। 1998 में एशियन पोइट्री प्राइज मिला, तो मिला, सही है। 1968 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो साहित्य अकेडमी खाली नहीं मिला, केरला साहित्य अकेडमी मिला था। थोड़ा सा इधर है, इसलिए प्रश्न को जब हम कर रहे हो और आंसर आपको लगे कि सरल है, सीधा है, तो एक बार पढ़ने की जरूरत जरूर है, क्योंकि आप साहित्य अकेडमी अवार्ड देखते फटाक से मार देते, जबकि केवल साहित्य नहीं, केरला साहित्य होना चाहिए था। बाकी 1963 में इनको पेन एशियन पोएट्री प्राइज मिला, बिल्कुल सही, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। आगे बढ़ने यहाँ पूछा गया कि थ्री प्लेस इसमें से किसने लिखा है, तो इसमें किसने लिखा, निस्सी मिस्किल ने थ्री प्लेस लिखा है। अगला हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वर्क निस्सी मिस्किल का नहीं है, तो गुड बाय पार्टी ऑफ फॉर मिस पुष्पाटी यस है, तो सही है। पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर सही है, बैकग्राउंड कैजुअली सही है, मालावार इनका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला आप देख रहे हैं इंडियन पेन किसने लिखा, तो ऑब्वियसली ये बहुत फेमस है, आप सबको पता हो किसने एडिट किया, तो आंसर हो जाएगा सी। ये 2025 के लिए लगा के रख लो, पीजीटी वालों के लिए, ठीक। अब जितने पीजीटी वाले हैं लगातार मेहनत से पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत नजदीक आपका समझ लो आने ही वाला है। ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द पब्लिकेशन डेट, मतलब ये निस्सी मिस्किल के सारे हैं, कौन सा पब्लिकेशन डेट के साथ नहीं मैच है। 1965 में एग्जैक्ट नेम आता है, सही है। 1900 में अनफिनिश्ड मैन आता, सही है। टाइम टू चेंज आता है 1901 में, सही है। 1967 नहीं है, ये 1959 है, द थर्ड, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, ये सही नहीं मैच था। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा अवार्ड जो है मुल्क राजा आनंद जी को नहीं मिला है, तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस प्राइज 53 में मिला, बिल्कुल सही है। पद्म भूषण मिला था 1967 में, मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला था मॉर्निंग फेस के लिए इनका जो वर्क है। बाकी पद्म विभूषण इनको नहीं मिला, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर लैम्ब ने लिखा है कि अ गुड नेचर्ड वुमन विच इज एज मच एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेंड्स वाइफ, मतलब ये अपनी दोस्त की पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि एक गुड नेचर्ड वुमन है वो, तुम अपेक्षा करते हो कि दोस्त की पत्नी वैसी होगी। होम यू गॉट एक्विटेंस विद अ बैचलर, तो इसे ये जो है किसको रेफर करते हुए बोला, तो बोला गया हैजलिट को, आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा है कि अ बैलेड जो है किसने लिखा है,
तो किसने लिखा वर्ड्स फॉर शैली लैम किड्स? आंसर हो जाएगा सी, लैम में। लैम ने भी पोएम्स लिखी है ना। यहाँ पूछा गया कितने सोनेट जो है लैम की पब्लिश हुई थी? कॉलेज का वर्क है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, तो इसलिए 4 पब्लिश हुई थी। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। आगे आप देख रहे हैं ब्लैंक वर्स है, बेसिकली लैम के द्वारा वर्क ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, प्ले है, वर्स ड्रामा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये इंपॉर्टेंट है 2025। ये पूछा जा रहा है चार्ल्स लैम का वर्क है एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ये कब पब्लिश होता है? 10 में, 34 में, 15 में, 17 में? तो आंसर हो जाएगा ए, 1810 में एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस आता है। ये चिल्ड्रन वर्क है, ये भी याद रखना, चिल्ड्रन वर्क है ये। शैली के बारे में किसने कहा है? वो सेड शैली फ्रॉम हिज आइडियाज एंड बिलीफ इज स्टिल ग्रेटर देन विद वर्ड्सवर्थ। ये कौन है भाई? देखिए बताइए कौन है ये? चलिए, मतलब ये कह रहे हैं कि शैली जो है अपने आइडियाज से, विचारों से, अपने भरोसे से, ठीक है, आज भी ग्रेटर है किससे? वर्ड्सवर्थ से। तो किसने माना है? तो ये माना है इलियट महोदय ने। ठीक, अब ये पूछ रहे हो किसने बोला है द मूविंग वाटर्स एट द प्रिस्ट लाइक टास्क ऑफ प्योर एवोल्यूशन राउंड अर्थ ह्यूमन शोर्स, ये किसकी लाइन्स हैं? तो इसलिए ये लाइन है कीट्स की। ठीक, और ये रहा आपका, एक मिनट प्लीज। चलिए, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर। या पूछा गया कौन सोनेट से लाइन ली गई कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जितना आदमी जो है ब्रीथ कर सकता है, जितना उसकी आंखें देख सकती हैं, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, तब तक ये रहेगा और ये आपको जीवन देता रहेगा। तो मतलब यहाँ पर दिस जो है बेसिकली इसके लिए, वर्स के लिए है, राइम के लिए जो इन्होंने लिखा है। ये किस सोनेट से है? तो सोनेट नंबर 18। तो थैंक यू सो मच, ओनली दिस मच फॉर टुडे सेशन, लेट्स यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।